नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। आज बात करेंगे हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब हर एक राजनीतिक दल बड़े फूक फूक के और एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, खास तौर से प्रत्याशियों को चयन को लेकर। और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं और बाकी बची हुई जो सीटें हैं उन पर कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा हो सकती है। सबसे अहम, उत्तर प्रदेश में अभी तक 24 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, उन पे भी चर्चा संभव है। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक प्रशांत जी हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, चूंकि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो यूपी से होकर जाता है, और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पे 80+ टारगेट दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से, बीजेपी ने अभी तक 51 प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी इस बार कई कैंडिडेट्स का नाम जो है इस लिस्ट से गायब हो सकता है, लेकिन पहली लिस्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन अब जो बाकी बची हुई सीटें हैं उसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्या चुनौतियां हैं और कौन कौन सी वो सीटें हैं। सबसे पहले तो उन पे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे बीजेपी अभी तक जो है प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, तो क्या क्या पेच वहां फंसे हो सकते हैं। अहम सीटें कौन कौन सी हैं? प्रत्याशियों को चयन को लेकर के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो पिछले 1 साल से चल रही थी। तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि 30% टिकट कटेंगे, 40% टिकट कट जाएंगे, 20% टिकट कटेंगे। और आपको याद होगा कि लगभग आज से 10 महीने 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए बाकायदा फॉर्म वॉर्म भरवाए गए थे और उस पूरे इलाके के तमाम सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, अलग अलग आयु, जाति, वर्ग और प्रोफेशन के लोगों से राय मांगी गई थी। पूरा एक सर्वे हुआ था, संघ ने भी इस पर काम किया था। आप देखिए, जब पहली लिस्ट आई तो इसमें वो नाम थे जो 51 नाम जो जारी की गए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात फोकस रखी गई है, जिताऊ कैंडिडेट जो जीत करके जाएगा या जो जीत करके सदन पहुंचेगा, जो पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाएगा, सीट बढ़ाएगा, उसी को टिकट देंगे। बहुत सारी चीजें दरकिनार की गई। अब आ जाते हैं दूसरी लिस्ट पर। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक उत्तर प्रदेश को लेकर के फैसला हो सकता है। कुछ सीटें हैं जिन पर लगातार कयास चल रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी सीट है, जो चर्चा का विषय है, पूर्वांचल की कैसरगंज सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट है, उस पर चर्चा चल रही है और कयासबाजी हो रही है। वहां से भी 3-3, 4-4 नाम बुलाए गए हैं, मंगाए गए हैं। कई विधायकों के नाम है उसमें, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम है, उनके बेटे का भी नाम है, उनके दोनों बेटों के नाम है। तो एक सीट तो ये है, इस पर चर्चा चल रही है। और ब्रजभूषण का नाम कैसे, क्यों रोका गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो 1 मिनट, ब्रिजभूषण पे ही आते हैं पहले, कैसरगंज पे, चूंकि कयासों का दौर लंबा चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से जो महिला पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जो है जो इनको कुश्ती संघ से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद तमाम घटनाक्रम हुए। लेकिन कैसरगंज के लिए ब्रिजभूषण को ऐसा माना जाता है कि कैसरगंज में ब्रिजभूषण की एक अपनी पकड़ है, गोंडा या आसपास 3-4 जिलों में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होगा ब्रिजभूषण को दरकिनार कर देना? देखिए, आपको याद होगा कि जब पॉक्सो की धाराएं लगनी थी ब्रजभूषण शरण सिंह पे और नहीं लगी आखिरकार, और उस बीच का जो ड्यूरेशन था, जो मंथन चला, बहुत लंबा मंथन चला और कई दौर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे लोग, इवन गृह मंत्री तक से मिले, मुलाकात की, और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह पर वो धाराएं नहीं लगी। अब देखिए, अगर अगर जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनसे उनका माहौल हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खराब हो रहा है, क्योंकि खास तौर पर मैं जाट बिरादरी की जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा खतरा है। और जयंत चौधरी को लाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की वजह, क्योंकि वो जो प्रभाव था जाट बिरादरी का, वो वहां पर पड़ रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, देखिए मनोहर लाल खट्टर साहब को हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से चुनाव के आने पहले, गठबंधन जो था वो भी खत्म हो गया। तो बहुत सारी सर्जरी चल रही बीजेपी के अंदर। खास तौर पर ये जो इंसिडेंट था, ये जो खिलाड़ी थे, हमारे रेसलर्स थे, उनके इस इंसिडेंट के बाद ही ये हुआ है। हालांकि ये भी सच है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना एक दबदबा है और दबदबा बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। उनका वो बयान, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, लेकिन दबदबा
फिर उसके बाद से अब ये देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का वाकई दबदबा है या नहीं है, ये टिकट में हमको पता चलेगा। लेकिन एक बात सच है, जैसा कि आपने कहा कि 3-4 जिलों में बिल्कुल 3 से 4 लोकसभा सीटों पर बहुत अच्छा असर रखते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा के साथ में उस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी का इतनी ताकतवर सरकार का विरोध कर पाए जो किसी को भी झुका देती है। ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है। और ऐसे ही 2 सीटें और भी हैं। हाँ, एक है पीलीभीत, एक है सुल्तानपुर। अब सुल्तानपुर। आपको क्या लगता है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी, चूंकि वरुण गांधी पिछली बार चाहे किसान आंदोलन हो या पीलीभीत में कई बार उनके जो है बयानों के वीडियो वायरल हुए, जो लग रहा था कि अपने सरकार के खिलाफ ही वो पार्टी में रहते हुए विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों सीटों पे बीजेपी का क्या स्टैंड हो सकता है, और क्या कुछ दूसरा विकल्प बीजेपी तलाश रही है क्या? देखिए, पहले पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत सीट वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं कहूंगा, अब की स्थिति तो नहीं, अगर हम थोड़ा सा रेट्रो पीछे जाएं और समझने की कोशिश करें तो 1996 से लगातार मेनका गांधी या वरुण गांधी 7 बार से लगातार यही दोनों लोग रिपीट हो रहे हैं। 14 में मेनका गांधी वहां से 14 तक थी, फिर जब वरुण, अच्छा एक बात और आप देखिए, वरुण गांधी 2014 में भी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, और फिर उनका 19 में टिकट मिला। हालांकि दोनों लोगों का टिकट इंटरचेंज हो गया, बदल दिया जी, गया। हाँ। वरुण गांधी को भेज दिया गया पीलीभीत और इनको भेज दिया गया सुल्तानपुर। देखिए, कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा वहां के जो समीकरण है, जैसे पीलीभीत है, लगभग 5 लाख से ज्यादा वहां पर मुसलमान वोटर हैं, सिख भी अच्छी खासी तादाद में वोटर है, जाट वहां पर अच्छी खासी तादाद में वोटर हैं। वरुण गांधी का एक ऐसा ऑरा है, ना कि वरुण गांधी का, मैं तो ये कहूंगा कि वरुण गांधी प्लस मेनका गांधी का, उनको अगर आप माइनस करके चलते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से और एक ठीक ठाक प्रभाव वहां पर इन लोगों ने बना रखा। लेकिन यह भी सच बात है कि 7-7 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी इनके साथ में है। अच्छा, एक बात और देखिए, पीलीभीत से मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है वहां से मायावती ने, तो यह भी आपको देखना पड़ेगा। मायावती का कैंडिडेट और 5 लाख मुसलमान वोटर, ये बहुत बड़ा फर्क डालेंगे, और इन्हीं को देखते हुए मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, यही समीकरण देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर फैसला लेने जा रही है। अच्छा, मायावती का जिक्र आपने किया, एक मायावती के मूव जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मायावती का मूव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल से मायावती ने अभी तक 10 कैंडिडेट का ऐलान किया है, जिसमें से 5 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट हैं। नगीना जो सीट है वहां पर उन्होंने जाट कैंडिडेट को टिकट दे दिया। उन्होंने, उन पर जो एक आरोप लगता है कि मायावती बी टीम की तरह काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं वो माइनस करने की कोशिश की है इस बार बसपा ने। मुस्लिम कैंडिडेट 5 और हिंदू कैंडिडेट 5, लेकिन उसमें भी एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जहां पर यादव बाहुल्य है वहां पर उस तरीके का कैंडिडेट डाला है, जहां पर मुसलमान बाहुल्य है वहां पर उस तरीके का कैंडिडेट डाला है। उन्नाव में ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है। अब देखिए, यहां पर अयोध्या वाला देख लीजिए, आप उन्नाव में देख लीजिए, यहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव खेल दिया इन्होंने। तो देखिए, अब ब्राह्मण कैंडिडेट पर अगर इन्होंने दांव खेला है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बीजेपी का भी नुकसान है और इंडिया अलायंस का भी नुकसान है। यहां पर सीधे तौर पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मायावती की जो चाल है, लेकिन एक बात फिर वहीं पर सटीक बैठती है कि देखिए, आप सत्ता से लड़ने जा रहे हैं और बीच में मायावती मामला जो है त्रिकोणीय कर रही हैं हर सीट पर लगभग, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्लाइटली फायदा जो होगा वो सत्ताधारी दल को ही होता है। अब आप ऐसे चाहे जोड़ करके देखिए कि मायावती ने बैक किया बीजेपी को या उनके कैंडिडेट उन्होंने ऐसे उतारे, ये एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले लगातार ये आरोप लगते रहे कि मायावती अपने गुड्डू जमालियों की फौज तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को हराने के लिए। गुड्डू जमाली चले गए सपा की तरफ। हाँ, आजमगढ़ में इसका फायदा बीजेपी को काफी मिला था उपचुनाव के समय जब नीरव वहां जीते। अगर गुड्डू जमाली ना होते तो शायद वो फिर से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां का यानी धर्मेंद्र यादव जीतते। ठीक बात। अगर एक और सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह वहां से सांसद रहे हैं, उस पर भी अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। क्या लगता है आपको जनरल वीके सिंह को लेकर? क्या गाजियाबाद की पब्लिक उस तरीके से जनरल वीके सिंह वहां एक्टिव नहीं रहे, या ये वजह हो सकती हैं? क्या मतलब उनके टिकट को भी लेकर भी संशय है? देखिए, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि गाजियाबाद में टिकट
लगभग लगभग 70% से ज्यादा उम्मीद है कि बदल दिया जाएगा। उसका कारण मैं बताऊं, अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां से साहिबाबाद के एक विधायक जो सबसे ज्यादा मार्जिन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ, ब्राह्मण चेहरे, वहां से उनको मजबूत किया गया साहिबाबाद से, और ये वही सीट है जो गाजियाबाद लोकसभा सीट के अंडर में आती है। तो कहीं ना कहीं एक पहले से ही बैकअप तैयार करने की कोशिश चली आ रही है। और वीके सिंह जैसे जो नेता हैं वो कभी जननेता नहीं रहे, मास लीडर कभी नहीं रहे, तो ये लोग विरोध कर नहीं सकते, और इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहां पर भी टिकट बदल दिया जाए। तो ये दो चार जो सीटें हैं, जैसे बरेली की सीट है, आप तो बरेली में भी बहुत ज्यादा अभी मंथन चल रहा है कि क्या करना है, क्या, क्योंकि संतोष गंगवार वो ओवर एज हो गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सेट पैटर्न है उसके हिसाब से, लेकिन उसको भी देखेंगे अगर, तो वो काम किया नहीं इस बार, तो सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पे ही काम हुआ। थोड़ा सा बात कर लेते हैं रायबरेली को लेकर, क्योंकि रायबरेली में इस बार जो है परिस्थितियां कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं, और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि प्रियंका और राहुल या गांधी परिवार का अभी तक किसी कैंडिडेट का नाम वहां से घोषित नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है ये राज्यसभा का जो अभी वोटिंग हुई थी, इसमें रायबरेली के लिए बीजेपी ने एक मैसेज छुपा के रखा है क्या? देखिए, रायबरेली सीट और अमेठी सीट, भारतीय जनता पार्टी अगर ये दोनों सीटें हारती भी है, बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभी अमेठी सीट पर कब्जा जमाए बैठी हुई हैं, उसके बावजूद अगर चलिए हम सबसे वर्स्ट मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती दोनों सीटें, तो उसका मैसेज कहीं नहीं जाने वाला। एक मैसेज पहले से क्रिएट किया हुआ है कि ये गांधी परिवार की सीट, अगर वो काबिज हो जाते तो अच्छी बात है। लेकिन अगर रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी खेल करती है, तो आप ये समझ लीजिए हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दरवाजे बंद। यही वो दो सीटें हैं जो बताती हैं, जिन्होंने रिश्ता जोड़ रखा है कांग्रेस का यूपी से, उसके अलावा आप बताइए कहां पर है, कुछ नहीं है कांग्रेस का। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती, और मेरे जो सोर्स बताते हैं कि अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार का ही कोई आदमी आने वाला है, लेकिन आसान नहीं होगा, ये भी बात सच है। तो अमेठी रायबरेली पर उम्मीद सभी को है कि वो चूंकि गांधी परिवार की सीट रही है तो गांधी परिवार से ही कोई आएगा, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रत्याशी का नाम जो है उसकी घोषणा नहीं हुई है। अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल रायबरेली के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 80 सीटों का नारा दिया है, अब ये तो समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये 80 सीटों पे काबिज होती है या नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन की घोषणा होने के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो जाहिर तौर पर अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी को भी कदम रखना पड़ेगा। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।